नमस्कार मित्रों, कल आपका टेस्ट हुआ था। आंसर की आवश्यकता है? चलो, कल वो मैम आ गए तो फिर इसलिए मैं आया ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल ले लेंगे। नहीं, मुझे जिसने यहाँ बोर्ड पे लिखे वो वाले दो, वो दो, क्योंकि मुझे सीक्वेंस पता रहेगा कौन सा शब्द कब लिखा है और कौन सा। ठीक है, चलिए। एक बार मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी, जो सोचा वही हुआ। इतना मैं इनको कह के भी गया था, मैंने कहा मेरी जो मेहनत है उसको कल वापस लेके आना, परंतु इन्होंने बढ़िया पानी फेर दिया। अब कहां से ढूंढे, किधर क्या है? एक मिनट, मैंने जैसे लिखे वैसे लिखे हैं या अपनी मर्जी से किया है? लो, नहीं, मुझे शब्द चाहिए, बाकी तो संधि विच्छेद। सबसे पहले ये लिखा है ना, चलिए एक एक शब्द ही क्लियर कर लेते हैं। क्या शब्द है? पितृधन अनुमति, और इसका सही आंसर होगा पित्रानुमति। क्या होगा? पित्रानुमति। ये किस किस ने लिखा? हाथ खड़ा करें। गलत। क्यों है? थोड़ा दिमाग लगाओ। इधर कौन है? आ, और इधर क्या है? मैंने कॉपियां चेक की है, 2-3 जनों की तभी देख ली, उसमें पित्रानुमति लिखा हुआ है। पित्रानुमति, थोड़ा दिमाग लगाओ हमेशा। बैक चलो, चेक करो, ये त्र नहीं है, ये त्रा है, तो ये तो त्रि बन गया। लेकिन यहां अ है, तो फिर ये क्या होना चाहिए? हाँ, ये होना चाहिए। ये है पितृ, और इधर आ रहा आपका कौन सा? अनुमति। तो ये री किसमें बदलेगा? त्र में, तो ये बन जाएगा पित्रानुमति। और ये जूनियर अकाउंट में और एलडीसी में, आरपीएससी में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। ये पितृधन अनुमति से क्या, दोबारा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो पितृधन अनुमति से क्या बनेगा? पितृ अनुमति, ये बनेगा। और जिसने ये लिखा है बहुत अच्छा है, अच्छी मेहनत की है उसने, शाबाश। अगला जो है, और ये एक अलग टाइप का प्रश्न दिया था मैंने, और ऐसे खूब आएंगे प्रश्न, ध्यान रखना। अधि प्लस इन। ओके, देखिए अब डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं। आपने जो आंसर लिखे हैं और मेरे आंसर से मेल करना। अभी तक हम संधि विच्छेद कर रहे थे, 2 टुकड़े ही मिल रहे थे। ये पहला ऐसा उदाहरण आपको मिला है जिसमें कितने टुकड़े मिले? 3। ऐसे और भी आपको टेस्ट में दूंगा मैं, आगे और भी आएंगे। पूरी व्यंजन संधि बाकी है, विसर्ग संधि भी बाकी है। ऐसी परिस्थिति में हमें सरल कहां से करना, यह तरीका सीखना। जब भी एक से अधिक टुकड़े मिले तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाए, न कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ। तो हम इधर से चलेंगे सबसे पहले। तो यहां देखिए ई है, और इधर क्या है? ई। दोनों को जोड़ते हो तो क्या बनता है? अधीन। ये हमें पता होना चाहिए। अधि प्लस इन से क्या बनेगा? अधीन। ये बात पहले समझ में आ गई सबको? देखो, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना? अधीन। अब अधि इसमें जुड़ेगा, अधि इसमें जुड़ेगा, तो ये बनेगा अध्यधीन। ये बनेगा, और ये भी आरपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, किस किसने लिखा? अध्यधीन। शाबाश, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सही है। चलिए उत्तर की जांच करें। देखिए उत्तर की जांच करें। य से पहले कौन आ रहा है? ध, तो लगाओ ई की मात्रा। अधि, य के अंदर स्वर कौन है? अ। बस ये हो गया काम, अध्यधीन। ठीक है, अगला शब्द है गतिधन आत्मक। आपको प्लस करके लिखा मिले, मैं शब्द नहीं लिखूं, डायरेक्ट आंसर लिख दूं। और गतिधन आत्मक से बनेगा गत्यात्मक। ये किस किसने लिखा? तो फिर मेरे हिसाब से नहीं चले हो ना, आपने पहले संधि विच्छेद, मैंने यही तो आपको पहला कहा था। मेरे हिसाब से जैसे मैंने शब्द दिया है, क्या अंकित वैसा लिखा है? आपने कहा ओके। किसने लिखा है? अगर मैंने टुकड़े करके दे रखा है, उसके बाद जोड़ के लिखा है। हाँ, वैसे चाहिए मुझे कॉपी। अब मैं ये डायरेक्ट, हाँ, कोई बात नहीं, चलिए ओके। गत्यात्मक, मैंने गत्यात्मक दिया था। तो देखो यह से पहले कौन आ रहा है? त,
और ये बनेगा गति, और इधर आ जाएगा आत्मक। क्या बनेगा? आत्मक। ये किसने से लिखा? गति धन आत्मक। सही है, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए अगला शब्द आपको दिया था गति प्लस अवरोध, और वो तो बहुत आसान है, ये बनेगा गत्यावरोध। क्या बनेगा? गत्यावरोध। ये किस किसने लिखा? गलत, ये गलत है। और इसे, इस शब्द को विशेष तौर से हाईलाइट करना, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा और ये शब्द शुद्धि में आता है, खूब आता है। आपको नोट्स में भी लिखवाऊंगा आगे शब्द शुद्धि में। ये गत्यावरोध कोई शब्द नहीं होता, और ये शब्द बनता है गत्यवरोध, ये आएगा। बस यही सीखना हमें। हमने गलती क्या की, और आपको देखो मेरे पेपर बनाने का तरीका देखो आप, मैंने कैसे आपको फंसाया। पहले मैंने गत्यात्मक शब्द दिया, आपके माइंड को मैंने अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। मैंने आप देखो ये गत्यात्मक आ रहा ना, तो हमने तुरंत गत्यावरोध कर दिया। यही गलती की आप लोगों ने, ये ध्यान रखना। अब इसको वापस चले उल्टा करें। देखो य से पहले कौन है? तो यह आ जाएगा गति, और य के अंदर स्वर कौन है? देखिए अवरोध। गति में अवरोध, स्पीड ब्रेकर, उसको कहते हैं गत्य अवरोध। गत्या अवरोध नहीं होता, शब्द शुद्धि में आएगा ये शब्द डेफिनेटली। अगला शब्द क्या है? प्रत्यक्ष है। और प्रतिदान अक्षी भी लिखा जिसने, उसका भी राइट है, और जिसने अक्ष लिखा उसका भी राइट है। ये थोड़ा गहराई वाला प्रश्न है, इसको अच्छी तरीके से समझिए। देखिए इसमें क्या है, मैं 3 शब्द लिख रहा हूं। एक शब्द होता है अक्ष, एक शब्द होता है अक्षी, और एक शब्द होता है अक्षी। ये आपको मैं शब्द युग्म में पढ़ाऊंगा। हालांकि 3 शब्द हमारे, अक्ष, अक्षी, अक्षी। ये तीनों ही सही है, पर तीनों का अर्थ अलग है। इस अक्ष का मतलब होता है धुरी। जैसे हम कहते हैं हमारी पृथ्वी इतने डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, तो अक्ष का मतलब होता है धुरी। अक्षी का अर्थ होता है आंख। अक्षी का अर्थ क्या होता है? आंख। और अक्षी का अर्थ होता है आंखों वाली। अक्षी का मतलब क्या होता है? आंखों वाली। जैसे कामाक्षी, मीनाक्षी, सोनाक्षी, उन सब में अक्षी की मात्रा कैसी आती है? बड़ी आती है। अब इसको देखिए, ये शब्द कितना विकृत हुआ, कितना टूटा, उसको देखिए। ये शब्द इस तरीके से बनता है हमारे लिए प्रत्यक्ष। ओके, प्रत्यक्ष। वास्तव में प्रत्यक्ष का मीनिंग है जो आंखों के सामने हो, आंखों के सामने। अगर मैं यण संधि के नियम के हिसाब से चलूं तो सीधा है, हमारे सामने य से पहले त आ रहा है, तो हम मात्रा लगाएंगे प्रति। य के अंदर स्वर कौन है? अ, और ये बन गया प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष बन जाता है। लेकिन अक्ष का मीनिंग क्या है? दूरी है। और जबकि प्रत्यक्ष का मीनिंग क्या है? सामने, आंखों के सामने। इसलिए इसके अंदर वास्तव में इसका जो संधि विच्छेद है, जो मानक है, वो तो है प्रतिधन अक्षी। इसका मीनिंग ये। अब इसमें होता क्या है? इसमें ई स्वर का क्या हो गया है? लोप हो गया। हमने, हमारे पूर्वजों ने प्रत्यक्षी न कह करके उसे प्रत्यक्ष बोल दिया, और वो शब्द बन गया। अगर हम इस शब्द के हिसाब से ऐसे संधि विच्छेद करें तो उसका सार्थक अर्थ नहीं निकल पाता। लेकिन कुछ किताबों में प्रतिधन अक्ष भी मिलेगा। अगर परीक्षा में ये अक्षी शब्द नहीं मिले और प्रतिधन अक्ष भी मिले तो उसे आप राइट मानना। लेकिन ये अक्ष नहीं मिले ना अक्षी भी मिल जाए तो ये तो है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें किसका लोप हुआ है? ई का लोप हुआ। ऐसे ही एक उदाहरण और पढ़ाऊंगा मैं विसर्ग संधि में परोक्ष का। परा प्लस अक्षी विसर्ग संधि है, उसमें भी ई का लोप होता है। तो प्रतिधन अक्षी से क्या बन गया? प्रत्यक्षी। ये नहीं होकर के प्रत्यक्ष बनेगा शब्द। ठीक है, चलिए अगला शब्द क्या है? प्रत्यपकार। ये शब्द दिया था और ये तो बहुत आसान है, सबने लगभग राइट किया। प्रतिधन उपकार, ये आपका संधि विच्छेद है। किस किसने किया है? मैंने कॉपी कल देखी थी। गलत। हाँ, बस यही सीखना है, हमारा माइंड सेट है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप गलती क्या कर रहे हो? ये शब्द दिया है, ये शब्द दिया मैंने प्रत्यपकार। अब हमने अपनी मर्जी से पीछे उपकार ढूंढ लिया है और प्रतिधन उपकार किया। ईमानदारी से बताओ प्रति प्लस उपकार किस किसने किया? जरा गर्दन पीछे उठा के देखो कितने लोगों की। आप अकेले नहीं हो, आपके साथ में और भी हैं, ठीक है ना? तो देखो ये गलती क्यों हुई, ये बताओ ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक ही शब्द की धारणा कर दी, उपकार की।
मुझ पर एक उपकार करना, इस शब्द को पढ़े। इसमें क्या है, अय, तो ये आ जाएगा प्रति प्लस अपकार। ऐसी बात नहीं है कि मैंने आपको ये नहीं दिया, ये भी शब्द दिया है और ये आपको ऐसे मिलेगा प्रत्युपकार। आप अपनी कॉपी में देखिए, कहीं न कहीं ये मैंने दिया है, दिया ना। बस यहां संधि विच्छेद ये होगा प्रतिधन उपकार। अब दोनों में मीनिंग समझ लीजिए। ये कम्बक शब्द युग्म है, प्रत्युपकार और प्रत्युपकार आपके नोट्स में भी है, वैसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसका मीनिंग, इसका अर्थ है उपकार के बदले उपकार, यानी भलाई के बदले भलाई। इसका अर्थ होता है बुराई के बदले बुराई या भलाई के बदले बुराई। ये दोनों में मीनिंग अलग अलग है, ध्यान रखना। प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार और प्रति प्लस अपकार प्रत्यपकार। अगला क्या है, स्वस्ति प्लस अयन दिया था मैंने, और इसका सही आंसर होगा स्वस्थयन। ये जिसने भी लिखा है उन सबका सही है, बाकी सबका गलत। किसने लिखा है, 1 2 3 4 5 7 8, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसमें क्या गलती हुई है, अब थोड़ा समझ लो इसको। देखिए इधर आपको तो मैंने ऐसे दिया होगा, मुझे पता है, स्वस्ति धन अयन, ऐसा ही दिया ना। ये भी आरपीएससी में आया हुआ है, आरएस में आया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं तो आरएस लेवल की तैयारी करवा रहा हूं, यूं समझ लीजिए आप तो बस। ओके, इधर देखिए, ये स्वस्ति में ये स आधा है, ये त आधा, और इसमें कौन सा स्वर लगा हुआ है, यहां तक बात सबको समझ में आ गई। ओके, अब इधर देखिए कौन आ रहा है, अ, इधर कौन आ रहा है, य, और ये न। ये स्वस्तियन लिखा हुआ है जो ऊपर है, उसी को मैंने तोड़ के लिख दिया नियमानुसार। चलो ई किस में बदलेगा, य में। अ की मात्रा लग गई, य पूरा, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। त कैसा है, आधा। स कैसा है, आधा। फिर कौन बचा, स्व। इधर कौन बचा, य। इधर कौन बचा, न। आगे बात समझ में। स्वस्त्ययन, इसका अर्थ होता है कल्याण का मार्ग। क्या अर्थ होता है इसका, कल्याण का मार्ग। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट है परमाणुधन अस्त्र। कितना बढ़िया शब्द है, अस्त्र को वस्त्र बनने में समय नहीं लगा, और ये बनेगा प्रमाण वस्त्र। ये किसने लिखा प्रमाण वस्त्र, वो उन सब का उत्तर सही है, बाकी का गलत है। चलिए इसको थोड़ा समझे। वह से पहले कौन आ रहा है, अण, लगाओ इसमें ऊ की मात्रा, तो क्या बनेगा, परमाणु। वह के अंदर स्वर कौन है, अ। बस ये इसका संधि विच्छेद हो गया, परमाणुधन। और नहीं समझ में आया तो टुकड़े करके चेक करना, फिर भी समझ में नहीं आया मुझसे मिलना, मैं बता दूंगा कि इसको इस तरीके से करते, ठीक है। अगला कौन है हमारा, स्त्रीधन उपयोगी। ये भी आरपीएससी 2014 फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है, ठीक है। स्त्रीधन उपयोगी, और ये बनेगा स्त्रूपयोगी। ये इतना भयानक है कि ये शब्द लिखना भी नहीं आता बहुत सौ को। तो ईमानदारी से बताओ ये ऐसा किसने लिखा है, शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रयास है आपका। और जिसने नहीं लिखा है उन्हें ये सीखना है। देखिए इसके टुकड़े करते, देखो इधर कौन है, त्र, य से पहले ई की मात्रा लगाओ, क्या बनेगा, स्त्री। ये तो हमें पता ही है ना, मात्रा बड़ी आती है। और य के अंदर स्वर कौन है, बस ये काम हो गया इसका संधि विच्छेद। स्त्री उपयोगी नहीं, स्त्री के लिए जो उपयोगी होता है उससे हम क्या कहते हैं, स्त्रोपयोगी। चलिए नेक्स्ट हमारा है दातृ उदारत। देखिए दातृ उदारत, ये शब्द मैंने दिया है इस तरीके से, दातृ उदारत, ऐसा ही दिया था ना, कुछ भी नहीं करना था। ये जो त्र है इसे बदलो त्रि में, तो क्या बनेगा, दात्री, और इधर आ जाएगा उदारत, अर्थात देने वाले की उदारता। दात्री कहते हैं देने वाला, जो हमें देता कार्य कुछ भी दे रहा उसके लिए कहा जाता है, जो उसकी उदारता है उसके लिए शब्द है दातृ उदारत, ठीक है। स्वागत, स्वागत तो ये आ जाएगा सुधन आगत। ये तो मेरे ख्याल से सबने राइट ही किया होगा, कोई है ऐसा जिसने इसको भी गलत कर दिया हो, स्वागत। देखो आसपास की कॉपियां देखना भैया, सबके सही है, स्वागत सबके सही है, कोई है करने वाला, मैं आज उसको सम्मानित करने का मन कर रहा हूं। हाँ कोई नहीं, अरे देखो देखो कोई तो एक होगा, एक तो होगा कोई कोई। सुधन आगत सबने लिखा,
अरे रामलाल तो छोड़ो। हाँ सही है, वेरी गुड, मजा आ गया। चलो अब सबको सम्मानित करना पड़ रहा फिर तो। अगला फिर है स्वच्छ लिखा है था, ये आ जाएगा सु धन अच्छ। ये किस किसने लिखा, हाथ खड़ा करें। और शाबाश, सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्या है स्वाद, ये आ जाएगा सु धन अर्थ। जिसने अर्थ लिखा उसका भी सही है, जिसने अर्थ लिखा है उसका भी सही है। किस किसने लिखा, हाथ खड़ा करें। गलत। बस अब देखिए मैंने आपको कैसे हिप्नोटाइज किया है, कैसे सम्मोहित किया है, कैसे पेपर में फंसाया, थोड़ा दिमाग लगाना है। अब यही सीखना हमें। देखो मैंने जब पेपर में आपको प्रश्न दिया तो पहले मैंने क्या दिया, स्वागत, फिर मैंने आपको क्या दिया, स्वच्छ, ओके, फिर तुरंत मैंने शब्द दे दिया स्वाद। हमारा माइंड यही चल रहा है कि वह से पहले आधा अक्षर लगाओ ऊ की मात्रा, वह से पहले आधा शोधन आगत, वह से पहले आधा शोधन अच, स्वार्थ में वह से पहले आधा स है तो शोधन अर्थ या शोधन अर्थ कर लेंगे। परंतु थोड़ा दिमाग लगाओ, ये स्वार्थ जो शब्द है ये यण संधि का नहीं है, ये दीर्घ संधि का है ना। अब ये बनता है स्व और इधर आ रहा है अर्थ, अ और अ मिलके क्या बनाएगा, आ। जो स्वयं के लिए हो उसको हम कहते हैं स्वार्थ। यही गलती की होगी कि अंकित गलती होगी, देखो इसीलिए तो मैं आपको इस लेवल की तैयारी करा रहा हूं, उससे आगे कोई गलती की संभावना ना हो। गलती देखो, गलती करेंगे तो सीखेंगे, गलती जिंदगी में होनी चाहिए। आने वाले जो समय में जो गलती करे उससे पहले हम सबक ले ले रहे, ध्यान रखें। स्वार्थ का संधि विच्छेद मैंने जानबूझ करके दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये इसमें उलझा रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं हम सजग रहें। खाली एक लकीर के फकीर की तरह याद करके नहीं, बस वह से पहले आ गया, इसमें कुछ देखिए, इसमें स्वार्थ जो स्वयं के लिए सूदन अर्थ नहीं होगा। इसी के नीचे एक और शब्द दिया मैंने, स्वाधीन, ऐसा ही दिया था, और ये भी दीर्घ संधि का है। लेकिन किसी किसी ने तो सूदन अधीन भी कर लिया। कितना भयानक इस शब्द का सत्यानाश कर दिया। अरे सु यानी अच्छा, अधीन यानी गुलाम। जो अच्छे तरीके से गुलाम है क्या वो स्वाधीन हो सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। हा? स्वाधीन, स्वयं के अधीन, ये बनेगा स्व धन अधीन। ईमानदारी से बताओ, ये सुधन अधीन या अधीन किस किसने किया? ओ शाबाश, एक सेल्फी चाहिए इस प्रश्न के साथ तो। हाँ मोबाइल नहीं रख के आए हो, ठीक है। बाकी गलती हुई है, लेकिन ध्यान रखना स्वाधीन ये सही है, जो स्वयं के अधीन। आगे आप समझ में, आप प्रश्न कौन यण संधि के उदाहरण है? स्वागत, स्वच्छ, स्वाधीन, स्वार्थ, उक्त सभी, ठोको उक्त सभी। हाँ क्योंकि सभी स्व स्व आ रहा है पर नहीं है, ये ध्यान रखना, गलती करेंगे ये रहा। अगला शब्द है शिशुअंग। ये तो कोई ज्यादा कठिन नहीं था। शिशु प्लस अंग, किस किसने लिखा है ये? सही है, हर बार गलत थोड़ी होगा। अगला शब्द है स्वस्त्र अनुमति। स्वस्त्र अनुमति में देखिए, ये एक नया है आप लोगों के लिए। स्वस्त्री, ये तो मेरे फर्स्ट ग्रेड के बच्चे भी नहीं कर पाते, ये बहुत कठिन शब्द है, ठीक है। स्वस्त्री और इधर आ जाएगा अनुमति, लेकिन आप लोगों ने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। स्वस्त्री धन अनुमति, पहले मीनिंग समझ लो। स्वस्त्री कहते हैं सास को, सासू मां, सास, और अनुमति, सासू मां जब अनुमति दे देती है तो उसको संस्कृत के लिए शब्द है स्वस्त्र अनुमति, उसे क्या कहते हैं? स्वस्त्र। और इसमें त्र को त्रि बदलना था, बाकी कुछ नहीं करना था। किसी ने सून क्या न जाने क्या क्या कर दिया होगा, लेकिन ये मूल शब्द है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, स्वस्थ। अगला शब्द क्या है? भवादि, और इसका संधि विच्छेद होगा भू प्लस आदि। ये किस किसने लिखा? सही है, शाबाश, बहुत सौ के तो काफी सारे राइट हुए। अगला देखिए धात्विक, ये तो सरल है, इसमें धातु धन एक, किस किसने लिखा? सही है, बहुत बढ़िया, धात्विक। इत्यलम, ये बनेगा इति प्लस अलम, किस किसने लिखा? ओ ये बहुत काफी सारा राइट किया। इत्यलम, वैसे इसका मीनिंग क्या है? अलम बस, इति इतना, बस इतना ही। अज्ञे की रचना है इत्यलम, एक बहुत अच्छी है।
अगला क्या शब्द है? त्र्यंबक। देखिए ऐसे शब्द दिया था मैंने, ये शब्द मैंने ऑनलाइन से लिया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने कमेंट किया था, किसी ने सवाल किया था, वहीं से ये प्रश्न मैंने लिया था। और इसको देखो, य से पहले कौन आ रहा है? और यह आएगा त्रि, और आपको पता है त्रि इस तरीके से लिखा जाता है। और य के अंदर स्वर कौन है? और ये बनेगा अम्बक। अब त्रि का अर्थ होता है तीन, अम्बक का अर्थ होता है आंखें, जिनकी तीन आंखें। कौन? शिव। त्र्यंबक भगवान शिव को कहा जाता है। और महामृत्युंजय मंत्र भी है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, वो त्र्यंबक मंत्र है हमारा। अगला देखिए यद्यपि, ये भी मैंने ऑनलाइन से जो बच्चे पढ़ते हैं उसी में से किसी ने मुझे सवाल किया था, और ये मानक और ये शुद्ध है, मैं ऐसा ही लिखता हूं। बाकी परंपरागत तो वो यू ऐसा कुछ करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ये भी लिखते हैं, चलो मान्य है। लेकिन इसमें देखो यह से पहले कौन आ रहा है? द। और आपको पता है यदि में ई की मात्रा कैसी आती है? छोटी। और इधर आ जाएगा अपी, यदि धन अपी। किस किसने लिखा है ये आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला है उपर्युक्त, और इसका संधि विच्छेद होता है ऊपरी और उक्त और उपर्युक्त। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, उक्त का अर्थ है कहा जाना। हम जब भी एप्लीकेशन लिखते थे, जैसे टीसी के लिए एप्लीकेशन लिखते थे, तो क्या लिखते थे? विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, फिर नीचे लिखते थे महोदय उपयुक्त विषय में निवेदन है, उपरोक्त नहीं, ऊपर जो कहा गया उस विषय में, तो ऊपरी यानी ऊपर, उक्त यानी कहा गया। अगला क्या है? सिंध्वर्चना। सिंध्वर्चना में शब्द आता है सिंधु, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र या नदी, दोनों में सही है। और अर्चना क्या आएगा? अर्चना, सिंधु अर्चना। किस किसने लिखा है? बहुत बढ़िया। इन प्रश्नों के उत्तर मुझे और आनंद आता अगर वो कल जो पढ़ाया और वही लिखा हुआ मिल जाता तो ठीक रहता। अब इसमें पता ही नहीं पड़ रहा बेचारों को, बॉसों को, तो कहां से कौन से प्रश्न का उत्तर लिया जा रहा है। खैर आप लोगों ने लिख लिया, वो अच्छी बात है। स्त्री धन उचित, और ये बनेगा स्त्रुचित, स्त्रुचित, स्त्रुचित ऐसे बनेगा। और इसके टुकड़े कर दो, यह से पहले कौन आ रहा है? त्र, तो ये बन जाएगा स्त्री, और इधर कौन आ जाएगा? उचित। जो स्त्री के लिए उचित है वो स्त्रुचित है, ठीक है। अगला शब्द क्या है? अन्विति। अन्विति देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। वह से पहले न है, तो ये आ रहा है अनु, और इधर आ रहा है इति। ई कैसी आएगी? छोटी। अन्विति सही है। अगला अन्वय, अनु प्लस अय, ये तो मैंने उदाहरण में भी पढ़ा है। किस किसने लिखा है? अनु प्लस अय, सही है, बहुत बढ़िया। और मह्याधार, मह्याधार में यह आएगा मही, और इधर आ जाएगा आधार। मही कहते हैं पृथ्वी को, आधार मह्याधार, पृथ्वी का आधार। अगला है मातृधन अनुमति, ये मात्रा अनुमति नहीं होगा, ये होगा मात्र अनुमति। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करिए इसे, मात्र अनुमति को, मात्रा नहीं करना है। अब देखिए इसको देखो वापस, इसको बनाओ त्रि को, उत्तर की जांच नहीं देखते हो तुम लोग। थोड़ा किसी ने, चलो मान लीजिए ये लिख दिया मात्रा अनुमति, अरे भैया थोड़ा दिमाग लगाओ। ये त्र को मैं त्रि बदल दूं, चलो त्रि बदल दिया, अब यहां स्वर कौन है? तो फिर अनुमति हो गया ना, ये तो अनुमति कहां से हो जाएगा? भानुमति सुना था मैंने तो। तो मातृधन अनुमति। ओके, अगला है चमुदन उत्तम, मैंने टुकड़े करके दिया था ना ये। तो यह देखो ऊ बनेगा म, और चम्बू तम, इस तरीके। चलिए इसके टुकड़े करो। वह से पहले कौन आ रहा है? वह से पहले कौन आ रहा है? म, तो ये बनेगा चमू, नहीं छोटा ही आएगा, सॉरी छोटा आएगा क्योंकि उत्तम इधर आ रहा ना। और नहीं, ये शब्द मैंने गलत, ये नहीं, ये शब्द सॉरी मैंने गलत दे दिया आप लोगों को। ये शब्द तो दीर्घ संधि का, और ये बनेगा चमू उत्तम, इसे आप हटा लीजिए। मैं कुछ और देना चाह रहा था शब्द, चंबाक्रमण, मैं शब्द देना चाह रहा था ये वाला, हटा लीजिए उससे, कोई बात नहीं। ये देना चाहिए था मुझे। तो चंबाक्रमण में क्या आ जाएगा? चमुधन आक्रमण, तो ये हो जाएगा चमू उत्तम। जिसने ये लिखा उन सबका राइट है। किस किसने लिखा है? सही है,
बिल्कुल सही है। चमु उत्तम का मतलब सेना जो उत्तम है उसके लिए। ओके, बहुत बढ़िया, सही है। आपके भी काफी सारे प्रश्न के उत्तर राइट किए, बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा। 2-3 शब्द थोड़े गलत। ओके, 2 रह गए। हाँ, शब्द बोल दो, कौन से? और श्रीमती प्लस अनुसार, तो श्रीमत्य अनुसार नहीं होकर के श्रीमत्य अनुसार हो जाएगा। श्रीमत्य अनुसार। ओके, और बोलिए। ये तो पढ़ा दिया, नहीं बता दिया। प्रतिधन उपकार, ये प्रत्युपकार, उपकार के बदले उपकार। अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है। देखो गलतियां हुई थोड़ी बहुत, 4 बस। पहले पढ़ा है थोड़ा बहुत, नहीं पढ़ा? फिर तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका, वेरी गुड। क्या है, आज नींद आएगी तबियत की? ओके, हाँ, चलिए अब आप कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है। अब हम संधि के अंतिम पड़ाव पर हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और आज जो संधि पढ़ रहे हैं वो है अयादि संधि। और अयादि संधि के बाद कोई संधि नहीं होती है, स्वर संधि का ये 5वां पेज है, और उसके बाद हमारी स्वर संधि समाप्त हो जाती है। चलिए अपन पहले, अंकित को कॉपी बंद कर लो, काय ढूंढ रहे हो इसको, अब समझना जरूरी है, क्योंकि ये संधि अर्थ पर केंद्रित नहीं है, ध्वनि केंद्रित है। इस पर, इसका जो मैं टेस्ट लेने वाला हूं, मुझे पक्का यकीन है कि आप गलती करने वाले हो, और मैं गिनती के 4 उदाहरण पढ़ाऊंगा। सिर्फ कितने? 4। तो इसका मतलब आपको सजग ज्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कम है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आने वाले। तो फिर आपको इन 4 उदाहरणों में पूरा ध्यान केंद्रित करना है कि हाँ, मेरी गलती की मात्रा, प्रतिशत की मात्रा कम हो। देखिए, अभी तक हमने एक बात देखी है कि हमारे 11 प्रकार के स्वर है। इन 11 प्रकार के स्वरों में 4 ऐसे स्वर हैं जो बेचारे दीर्घ संधि से प्रयासरत थे कि हम भी आगे आए, लेकिन अभी तक उन बेचारों को एक बार भी मौका नहीं मिला। और वो 4 स्वर कौन कौन से हैं? ए, आई, ओ, औ। याद करो, ये 4 ऐसे स्वर हैं जो दीर्घ संधि से प्रयासरत थे कि हमको भी कोई आगे ले लो रे, लेकिन बेचारों को एक बार भी मौका नहीं मिला। और अयादि संधि में इन 4 स्वरों को हम आगे लेकर के आते हैं, और इसके बाद हिंदी में कोई स्वर नहीं है, इसलिए स्वर संधि भी यहां पर समाप्त हो जाती। अब संधि जो पढ़ रहे हैं वो हमारी ये 5वीं है, और इसको हमने नाम दिया है अयादि। कौन सी संधि है ये? अयादि। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको 3 बातें ही सीखनी है, ज्यादा नहीं सीखना, मैं आपको तो कह रहा हूं। और बहुत कम परीक्षा में पूछी जाती है, पर पूछी जाती है उस समय दिमाग का दही करती है ये संधि। खाली 2-3 बातें अगर सीख ली तो ये संधि में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप मुझे पक्का यकीन है सरल करके आ जाओगे। अयादि संधि में आपके 4 परिणाम मिलते हैं। कितने परिणाम मिलते हैं? 4। और एक परिणाम मिलेगा अय, एक परिणाम मिलेगा आय, एक परिणाम मिलेगा अव, और एक मिलेगा आव, और अंत में सबके क्या लगेगा? स्वर। ये संधि जो है पूरी की पूरी ध्वनि केंद्रित है। ध्वनि केंद्रित का मतलब, अगर हमने इन 4 ध्वनियों को पकड़ लिया शब्द में, जैसे देखिए मैं लिख रहा हूं, ये एक शब्द लिख रहा हूं मैंने, नयन, तो देखो नयन, अय की ध्वनि आ रही है। इसी प्रकार से देखिए नायक, कौन सी ध्वनि आ रही है? आय की ध्वनि। और यह है पवन, कौन सी ध्वनि? अव की ध्वनि। और इधर आ रहा है पावक, कौन सी ध्वनि आ रही है? अव। इसका मतलब अगर आपसे सीधा सवाल कर दिया जाए कि इसमें संधि विच्छेद कम पूछते ज्यादा ये कि किस विकल्प में सभी उदाहरण अयादि संधि के, तो हमारा काम कितना आसान हो गया। अय, आय, अव, आव, ये 4 ध्वनि हमने पकड़ लिए, तो ये अयादि संधि के उदाहरण है। चारों के चारों किस संधि के उदाहरण है? अयादि। मैंने कहा मैं 4 ही उदाहरण पढ़ाने वाला हूं, वो 4 यही है। ऐसा नहीं मुझे 4 ही आते 4 पढ़ा रहा हूं, मैं आपके लिए काम ज्यादा छोड़ा, मैं इन 4 में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा हूं। इनके को पढ़ा करके आपको दूसरे जो प्रश्न बनने वाले हैं उनको सोल्व करने का तरीका आपको सीखना। कुछ कठिन भी आएंगे, ऐसी बात नहीं। तो देखिए 4 ये आपके सामने शब्द हो गए। पहला काम हमें ये करना है, किसी भी शब्द में जब टेस्ट में प्रश्न दिया जाता है, आपका पहला काम उसमें ध्वनि पहचाननी है। अगर आपने वो काम कर लिया तो आपने तो 99% तो प्रश्न सरल कर ही लिया। इसमें ध्वनि अय,
इसमें ध्वनि आए, इसमें आओ, इसमें आओ, बस ये कार्य हो गया। अब दूसरा काम, चार हमारे जो स्वर है वो ये रहे, कौन कौन से हैं इसमें, ए आई। तो पहला जो स्वर है हमारा ए। अब नियम देखिए, ए के बाद क्या आ जाए, अन्य स्वर। बड़ी गहराई से समझना, मुझे पता गलती करोगे। ए के बाद अन्य स्वर, तो ये जो ए है ये बदल जाता है अ में, और यहां जो स्वर होता है वो इसकी मात्रा में लग जाता है। ये पहला नियम कह रहा है, ठीक है। ए किस में बदल जाएगा, आई में, ठीक है। दूसरा जो नियम कह रहा है इसका वो क्या है, वो है हमारा ये वाला स्वर आई। आई के बाद अगर कौन आ जाए, अन्य स्वर, कौन आ जाए, अन्य स्वर। ये जो आई है ये बदल जाएगा आय में, किसमें, आय में, और यहां जो स्वर है वो इसकी किसमें लगेगा, मात्रा में। ये दूसरा नियम है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करें तीसरे नियम की, तो तीसरा है हमारा ये स्वर कौन सा है, ओ। अगर ओ के बाद क्या आ जाए, अन्य स्वर, तो ओ जो है वो बदलेगा अव में, किसमें बदलेगा, अव में, और यहां जो स्वर होगा वो इसकी किस में लग जाएगा, मात्रा में। ये मात्रा में लग गया स्वर, ठीक है। अगला है चौथा, और ये हमारा कौन सा है, औ, और इसके बाद कौन सा स्वर आ जाएगा, अन्य स्वर, ठीक है। तो औ किसमें बन जाएगा, आव में, ठीक है, और यहां जो मात्रा है वो इसके स्वर में लग जाएगी। ये मोटे मोटे हमारे उदाहरण कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नियम में, अब यहाँ पहले नियम की बात करें तो पहले में ध्वनि पहचानो कौन सी आ रही है, नयन। यहाँ ध्वनि पहचानो नायक, इधर पहचानिए पवन, और इधर कौन सी है, पाव। ये चार ध्वनियां और चारों के उदाहरण अपन ने देख लिए। अगर अय की ध्वनि है तो हमें ए की मात्रा लगानी है, आय की अगर ध्वनि है तो आई की मात्रा लगानी है, अव की अगर ध्वनि है तो ओ की मात्रा, और आव की अगर मात्रा है तो अव की मात्रा। चलिए ये काम तो हो गया। अब हम चारों को विश्लेषण करके पढ़ा रहा हूं, बस ये आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, इसमें ज्यादा ध्यान देना है कि संधि विच्छेद करने में हमें किन बातों पर फोकस करना है। सबसे पहले शब्द को परीक्षा में दिया गया, जैसे ये दे दिया नयन, पहला काम तो हमने ये कर लिया, अय, हमने ध्वनि पहचान ली, हमारा काम खत्म हो गया। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है, कहां से ध्वनि आरंभ हो रही है और कहां खत्म हो रही है, ये कार्य हमें चेक करना है। चलिए तो अपन बात करें, कहां से आरंभ हो रही है, न से, और खत्म कहां हो रही है, ये दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम है रूल अप्लाई करना। रूल अप्लाई ये कि अय की ध्वनि के लिए कौन सी मात्रा, ए, कुछ भी नहीं करना है, इस न के अंदर ए की मात्रा लगाओ, क्या बनेगा, ने, और य के अंदर स्वर कौन है, अ, और ये ने प्लस अन बराबर नयन। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने प्लस अन नयन कैसे बना, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। तो ये तो नयन बन गया है, ठीक है। अब इसके मैं टुकड़े कर रहा हूं, तो देखिए ये समझ लीजिए, आगे प्रश्न ऐसे बनेंगे, न में स्वर बोलो ए, इधर कौन आ रहा है, अ, इधर कौन है, न। अब नियमानुसार देखो वापस कायदे से, ए के बाद अन्य स्वर, ए के बाद अन्य स्वर, ए किस में बदल रहा है, अय में तो बदल रहा है, तो मैं इसको अय में लिख सकता हूं क्या, यस, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब न कैसा है, आधा, इसमें स्वर जुड़ेगा तो न कैसा बन जाएगा, पूरा। इस अ का काम खत्म, इसका काम खत्म, बचा कौन, य, और बचा कौन, नहीं। आगे बात समझ में, जिसको ये नहीं समझ में आया अभी भी उनके सामने तीन विकल्प और हैं, ठीक है, अभी और बात करेंगे हम, ठीक है। अगला उदाहरण मैंने आपको क्या दिया था, नायक, क्या दिया था, नायक, ओके। ध्वनि पहचानो, इसमें कौन सी ध्वनि आ रही है, आय, शाबाश, आय की ध्वनि कहां से आरंभ हो रही है, न से, और यह तक खत्म हो रही है। आय की अगर ध्वनि आती है तो आपको पता है कौन सा नियम लगाना, आई की मात्रा लगानी है। देखो आय आ गया, बस कुछ नहीं करना है। अब इस न के अंदर आय की मात्रा लगाएंगे तो ये बन जाएगा ने, और य के अंदर स्वर कौन है, अ, तो ने धन अक से क्या बन गया, नायक। अब आप सोच रहे होंगे सर ने प्लस अक नायक कैसे बना, तो करें इसका पोस्टमार्टम।
इस न के टुकड़े करो, ये न और न में ये आ जाएगा आय, और इधर आ गया अ और इधर आ गया क। आई के बाद अन्य स्वर, आई किस में बदलेगा? आय में। किस में बदलेगा? और इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब न की मात्रा आ में लगा दो, इसमें पूरा क्या बनेगा? ना। आ ये खत्म और ये खत्म, बचा कौन? य। इधर कौन बचा? क। तो नए धन अक से क्या बन गया? नायक। बात समझ में आ गई? चलिए अगला जो शब्द है हमारा वो शब्द है पवन। कौन सा शब्द है? पवन। ओके, पवन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या ध्वनि आ रही है? पवन के अंदर ध्वनि आ रही है, कौन सी पहचानो? अव। अव की ध्वनि। और कहां से आरंभ हो रही है? प से। और कहां खत्म हो रही है? व। अव की ध्वनि आए, कौन सी मात्रा लगानी? ओ की। तो प के अंदर ओ की मात्रा लगाओ, क्या बन गया? ओ। और व के अंदर स्वर कौन है? और ये बन गया पवन। क्या बन गया? पवन। अब टुकड़े करें, देखें इसके कि बना कैसे। तो चलिए, ये हो गया आपका प। प के अंदर स्वर बोलो ओ, और इधर स्वर कौन है? अ, और इधर न। ओ के बाद अन्य स्वर, ओ किस में बदल जाएगा? अव में। किस में बदल जाएगा? अव में। अव में। इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब प में अ की मात्रा लगा लो, ये आधा है तो स्वर रहित पूरा बनेगा, क्या बनेगा? प। और बचा कौन? व। बचा कौन? न। ये बन गया पवन। इसी तरीके से आगे देखें, एक शब्द और दिया था मैंने, और वो दिया था अंतिम, क्या था? पावक। कौन सा था शब्द ये? पावक। चलिए इसमें ध्वनि पहचानो, कौन सी है? आव। और आव की ध्वनि कहां से, मतलब ये ध्वनि आरंभ हो रही है प से व तक। आव की ध्वनि आए तो मात्रा कौन सी लगानी है? औ। तो प के अंदर औ की मात्रा लगाओ, क्या बनेगा? पाव। व में स्वर बोलो, ये बन गया अ। अब करें इसके पोस्टमार्टम टुकड़े, तो ये हो गया प में स्वर बोलिए औ, और इधर कौन है? अ, और इधर क। नियमानुसार औ के बाद अन्य स्वर, ये क्या बनाएगा? आव। क्या बनाएगा? आव। अब आ की मात्रा प में लगाओगे, क्या बन जाएगा? आ। इसका काम खत्म, इस आ का काम खत्म, बचा कौन? व। बचा कौन? क। और क्या बन गया? पावक। क्या बन गया? पावक। कितने उदाहरण पढ़ाए मैंने? 4 उदाहरण। मैंने कहा था 4 ही उदाहरण पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपना वादा तोड़ता हूं, 4 और पढ़ा लेता हूं, जिसको ये चारों भी समझ में नहीं आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए परीक्षा में आ गया चयन। क्या आ गया? अब डायरेक्ट करेंगे इसका संधि विच्छेद। आय की ध्वनि च में एक ही मात्रा लगाओ, चे। और यह क्या स्वर बोलो? चे प्लस क्या बनेगा? चयन। जिसको ये नहीं आ रहा दिया, इस तरीके से चले हुए तो आपको मिल जाएगा। चे प्लस अयन क्या बन गया? चयन। मान लीजिए परीक्षा में आ गया गायक। क्या आ गया? तो ध्वनि पहचानो, कौन सी है? आय। ग के अंदर आई की मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा? गए। और य के अंदर स्वर बोलो अ, बस ये संधि विच्छेद हो गया। गए प्लस अ, क्या बन गया? गाय। आगे बात समझ में? इसी तरीके से मान लीजिए परीक्षा में आ गया हवन। कौन सी ध्वनि है? अव। अब ह के अंदर ओ की मात्रा, तो क्या बनेगा? ओ। और व के अंदर स्वर कौन है? अन। ओ प्लस अन क्या बन गया? हवन। ठीक है, हवन बन गया। इसी प्रकार से मान लीजिए परीक्षा में आ गया धावक। क्या आ गया? धावक। तो ध के अंदर औ की मात्रा, तो क्या बनेगा? धाव। और व के अंदर स्वर कौन है? धाव धन अक से क्या बन गया? बात समझ में आ गई? अयादि संधि में कितने परिणाम हमें मिलते हैं? 4। अय, आय, अव, आ। और 4 स्वर कौन कौन से हैं ये हमारे अंदर? ए, आई, ओ, औ। क्या इनके बाद कोई स्वर है? नहीं। इसलिए हमारी जो स्वर संधि है वो यहीं समाप्त हो जाती है। और इस संधि का जो नामकरण हुआ है अयादि, क्यों हुआ है? तो देखो, अय आदि, क्योंकि बार बार आय अव आव, आय अव आव नहीं कहना, और हमने इन शॉर्ट में इसको क्या बोल दिया? अयादि। यह आदि किसका प्रतिनिधित्व करता है? इन तीनों का। बात समझ में आ गई?
अयादि संधि का नामकरण कैसे हुआ है, हमें परिणाम अय, आय, अव आदि के रूप में मिलता है। देखो नयन, नायक, पवन, पावक, ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं, अयादि संधि के। चलिए तो हेडिंग डाल दीजिए अयादि संधि और ये नियम लिख लीजिए। हाँ भैया ऑनलाइन वालों, आपको भी देख लेते हैं क्या कमेंट आए। स्वार्थ में भावेश सैनी जी के स्वार्थ में पता कैसे चलेगा कि यण संधि है। स्वार्थ का मीनिंग समझो पहले। स्वार्थ का मतलब जो स्वयं के लिए है, उस शब्द के अर्थ भी आने हमें पता होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था संधि में अर्थ बहुत मायने रखता है। अगर हमें अर्थ पता है तो हम संधि विच्छेद कर पाएंगे। हाँ तो ये रहा अयादि संधि, हेडिंग डालें और ये रूल लिखना आपको, वो तो नहीं लिखना था, ये लिखना अयादि संधि और ये 4 परिणाम मिलेंगे हमें, अय, आय, अव, आव। धर्मपाल में कौन सी संधि है, कोई संधि नहीं है भाई धर्मपाल में। धर्मपाल सर संधि पहचाने कैसे, संधि पहचाने कैसे, संधि तो पहचाननी नहीं है, पढ़नी पड़ेगी। जो उदाहरण दिए जा रहे हैं ना ये परीक्षा में, बस इन उदाहरणों को ही देखना है। अब आपसे वो ये तो पूछेंगे नहीं कि ट्यूबलाइट की संधि बताओ। जो संधि में हम शब्द पढ़ रहे हैं बस उन शब्दों से हमें परिचित होना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की संधि बताओ, ऐसे तो पूछेंगे नहीं। हिंदी के शब्दों से हमें परिचित होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ शब्द तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, बाकी नियम है उन नियमों को देखना पड़ेगा। ऑटोमेटिक धीरे धीरे आप जब शब्द से परिचित हो जाएंगे ना तो संधि भी सीख जाएंगे। इसलिए पहले शब्दों से परिचित होना बहुत जरूरी है। अभिषेक जी लिख लिया सभी ने ये? आगे अब इसे लिखना है या हाँ ये लिख लो उदाहरण कुछ, ये और लिख लो, चयन, गायक, हवन, धावक, इनके उदाहरण लिख दो। ये लिख लो 4 तो ये और 4 ये 8 उदाहरण पढ़ा दिए। चलिए आपका टेस्ट जो कल है उसमें आपके दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि तक, यानी कि पूरी स्वर संधि तक के प्रश्न हैं, ठीक है। इस संधि के शायद नहीं होंगे, जहां तक मुझे लगता है नहीं है। आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। कुछ वर्ण विचार के प्रश्न है और कुछ संधि के प्रश्न है, और मैक्सिमम जो मैंने क्लास में पढ़ा है उन्हीं में से। तो आप जो टेस्ट दिया है, जो क्लास में लेता हूं, वो उनको अच्छी तरीके से देखना
और जो प्रश्न पढ़ाने के बाद क्लास में और उसके बाद अगर टेस्ट में हम गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे में कमी है कि हम ऑब्जर्वेशन सही नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। उनको अच्छी तरीके से एक बार देख लेना। जो जो मैंने टेस्ट में क्वेश्चन दिए हैं उनमें से कोई न कोई प्रश्न रिपीट होगा, इतना मैं कह रहा हूं। इसका मतलब उन सभी को उदाहरण को पढ़ ही लेना, ठीक है ना। अगर 20 प्रश्न आते हैं और 20 में से 20 राइट कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत ईमानदारी से मेहनत की है। और किसी के 17-18 तक अगर आप राइट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी स्थिति में है। लेकिन 15 से अगर कम प्रश्न आपने राइट किए तो फिर प्रश्न चिन्ह है, 15 से कम नहीं होने चाहिए। 15 अगर 15 ही प्रश्न आते तो बात अलग है, मुझे पता नहीं है कितने वहां से लिए हैं उन्होंने। अगर 20 प्रश्न आते और 20 में से अगर आप 12-13 पर अगर अटके हुए हो, राइट हो रहे हैं, बाकी गलत हो रहे हैं, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आप 17, 18, 19 तक अगर जा रहे हो, आपके राइट अगर हो रहे हैं, तो आप इसमें और सुधार करिए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न टफ है जो आप सरल नहीं कर पाओगे। सारी क्लास में मैंने बात की है, उन्हीं पर प्रश्न अपन ने बनाए हुए हैं, उन्हीं में से लिए हुए हैं, तो उनको अच्छी तरीके से 20 में से 20 राइट कौन करके आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, कोशिश करनी है। सोमवार को जब अपन मिलेंगे तो 20 में से 20, और फिर हमारे ये इस संधि का टेस्ट भी ड्यू रहेगा, अयादी संधि का। क्योंकि अब वो टेस्ट में दूं और फिर उसके बाद उसका विश्लेषण करूं, तब तक तो मैम आ जाएंगे और फिर वो काम पेंडिंग हो जाता है लिखना। इसलिए अपनी क्लास यहीं विराम करते हैं। हैप्पी वीकेंड, और मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, जीवित रहें। ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए।